In earlier videos, we talk about the 5 pillars of UPSC mains answer writing. In this video, we are going to talk about the anatomy of good answers. मतलब जब आप UPSC मेंस के GS 1 to 4 आप लिखते हो, ठीक है, सो उसमें हर एक क्वेश्चन में क्या इसेंशियली कंपोनेंट होना चाहिए जो कि मस्ट होना चाहिए आपके आंसर्स में, दैट इफ़ यू आर एबल टू अकोमोडेट दोज काइंड ऑफ कंपोनेंट्स इन योर आंसर्स, और आप एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, देन दैट इज़ अ फुल फ्लेज्ड गुड आंसर एंड दैट विल गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स. सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप आंसर लिखो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. सो आई एम गोइंग टू शो यू अ टेम्पलेट जहाँ पर मैं एक लास्ट में एक क्वेश्चन भी लूँगा, ठीक है ना, फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस. एंड आई विल शो कि ये जो एनाटॉमी है एक गुड आंसर्स का, वो कैसे उस क्वेश्चन में प्ले आउट करना है आपको, ठीक है ना, सो दैट इट गेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप इसी को रिप्लिकेट करना है आपको 20 क्वेश्चंस इन अ 1 GS पेपर अक्रॉस द 4 GS पेपर, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ अ वेरी वेरी लाइक $1,000,000 टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव, ठीक है, जो कि एक शॉर्ट वे होता है कि आप GS के पेपर में मार्क्स उठाने का. वो होता है किसी भी क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन आपको एकदम प्लेन दिखेगा, ठीक है, स्टिल आप उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हो बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स में, ठीक है ना. मतलब एक क्वेश्चन को आप जब देखते हो तो कोशिश करो उसको ब्रेक डाउन करो एटलीस्ट 3-4 सेगमेंट में, और उस ब्रेक डाउन करने के बाद आपको है ना हर एक सेगमेंट को एक हेडिंग डालो जो कि इलस्ट्रेट करे कि इसी का ही ब्रेक डाउन पॉइंट है, और फिर है ना आप उसको है ना कोर पॉइंट आप देना स्टार्ट कर दो, ठीक है. मतलब 5 पॉइंट इधर लिख दो, 5 पॉइंट इधर लिख दो, ठीक है, हर एक सेगमेंट के अंदर. मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन है देन यू ब्रेक डाउन एनी क्वेश्चन इनटू मल्टीपल रिलेवेंट सब क्वेश्चंस. ये एक अपने आप में एक आर्ट है, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है. कि हर क्वेश्चन जो कि अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी है, ठीक है, उसको भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 5 सब क्वेश्चंस में, और हर सब क्वेश्चंस को आप एड्रेस करो, ताकि जब एग्जामिनर वो पूरा देखे तो उसको है ना होलसम फील आया और उसको लगे यार इस बंदे ने तो सब कुछ एड्रेस कर दिया. सो ब्रेक डाउन एनी क्वेश्चन इनटू मल्टीपल रिलेवेंट सब क्वेश्चंस, दैट इज़ की. आंसरिंग बाय एड्रेसिंग सच रिलेवेंट सब क्वेश्चन, ठीक है ना. एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन आप खुद क्रिएट करो और उसको एड्रेस करो, और जब विद इन 1 क्वेश्चन जब आप ऐसे उसके सब क्वेश्चन को एड्रेस करते हो तो वो एक होलसम फीलिंग देता है, ठीक है ना, टू योर आंसर, एंड रिड्यूसेज स्कोप फॉर एग्जामिनर टू कट मार्क्स. क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि जो उनका हेड इवेलुएटर होता होगा वो बताता होगा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप ये देखो कि ये पार्ट एड्रेस होना चाहिए, ये पार्ट एड्रेस होना चाहिए, ये पार्ट एड्रेस होना चाहिए. जिसने ये एड्रेस कर दिया, ये नहीं किया, तो आप उसको इतना मार्क्स दो, 3 दो आउट ऑफ 10. जिसने ये कर दिया आप उसको 3.5 दो, जिसने ये कर दिया 4.5 दो, 6 तक दो. ऐसे बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, तो क्यों ना हम उसको सारे कंपोनेंट को डील कर दे, ठीक है, ताकि उसके पास कुछ बचे नहीं. और जब वो ओवरऑल जब नेविगेट करता है आंसर को, तो आप हमेशा एक साइकोलॉजिकली बोल रहा हूँ, वो 2 पेज का आंसर हुआ अगर किसी का 3 पेज का आंसर हुआ, तो वो क्या करता होगा कि पहला जो 2 पेज पढ़ता होगा, पहले वो एक एक कंपोनेंट पढ़ता होगा, अच्छा आपने ये डील कर दिया, अच्छा आपने ये डील कर दिया, अच्छा आपने ये डील कर दिया, ठीक है. और फिर जब दूसरा पेज उसका ख़त्म होता होगा, एंड कंक्लूजन, तो एक बार वो बंदा जो एक बार पेज पलट करके है ना दोनों पेज को एक बार कर्सरी पहले वो कंपोनेंट चेक करता होगा, एक एक कंपोनेंट के, अच्छा ये है, चेकिंग भी ऐसे होता होगा, ठीक है ना, कि अच्छा ये है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना. वो ऐसा नहीं होता कि एक एक पर वो मार्क करते हैं, तो वो कर्सरी निगाहों से देखते हैं कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है क्वेश्चन का उसको एड्रेस किया गया है बंदे ने, और फिर उसके बाद वो मार्किंग करता होगा, और फिर फाइनल एक बार पलट करके देखता होगा दोनों पेज में, और जब वो पलटता होगा फाइनल मार्क्स करते समय, या फिर वो कंपोनेंट वाइज मार्क्स देता होगा कि 15 मार्कर है तो उसने कंपोनेंट दिया होगा, अच्छा ये 3 मार्क्स इस कंपोनेंट को, 5 मार्क्स इस कंपोनेंट को, 5 मार्क्स इस कंपोनेंट को, 2 मार्क्स ऐसे कंक्लूजन को. इस टाइप से कुछ भी उसने हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से बनाया होगा. अब वो देखेगा अच्छा 3 मार्क्स में ये बंदा ने इस चीज़ को एड्रेस किया, चलो तो इसमें इसको 1 दे देता हूँ, इसमें ये है तो 3 दे देता हूँ, इसमें 3 दे देता हूँ, कंक्लूजन भी लिख दिया 1 दे देता हूँ, ऐसे करके कि 8 मार्क्स आपके आ गया आउट ऑफ 15. सो जब वो चेक करता होगा तो कंपोनेंट देखता होगा, और वो कंपोनेंट को अगर आपने एड्रेस किया है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के अंदर, तो वो उस पर वो मार्क्स फ्रैगमेंटेड फॉर्म में 1+3+3+2 करके आपको फाइनल दे देता होगा, ठीक है. या फिर वो पूरा पढ़ लेता होगा अपने हेड में, ये 1 3 3 2 रखता होगा, और फिर फाइनल में वो एक मार्किंग देता होगा कि 8 दे या ना दे. तो अगर फर्स्ट टाइम में अगर वो फ्रैगमेंटेड मार्किंग कर रहा है तो भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि उसको दिख जाएगा,
ठीक है ना, उसको दिख जाएगा कि अच्छा आपने ये भी कंपोनेंट किया है, जो मैंने बोला है कि मल्टीपल रिलेवेंट सब क्वेश्चंस, तो उसको दिख जाएगा अच्छा ये भी हुआ, तो उसको मार्क देने में ज़्यादा सहूलियत होगी, कन्वीनियंस होगी, और वो आपको मार्क दे करके इस कंपोनेंट में, क्योंकि आपने कंपोनेंट उसी के लिए फ्रैगमेंट कर दिया है, उसको डिमार्केट कर दिया है, सो यू हैव मेड हिज लाइफ ईजी, ठीक है। सो वो एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, पूरा होलसम पढ़ता है बंदा और फिर फाइनल में वो मार्क करता है, तब भी उसको देखेगा कि अच्छा 2 पेज, अच्छा ये भी तो बंदा ने एड्रेस कर दिया, ये भी तो कर दिया, ये भी तो कर दिया, तो वो फाइनल जो मार्क्स देगा सोच रहा होगा क्या दे, आपने उसकी लाइफ इजी बना दी है ये दिखा करके, आपने उसको उस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को, हर एक कंपोनेंट को, हर एक मैंडेट को, हर एक रिक्वायरमेंट को अच्छे से एड्रेस किया है, तो वो बंदा आराम से आपको लास्ट में जब 2 पेज को पलटेगा देखेगा कि अच्छा सब कुछ है, तो वो 8/15 कर देगा, ठीक है ना। अगर 3 पेजर होगा तो तीनों पेज को एक बार देखेगा, विद इन 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स जो उसको फील आएगा, होलसम का फील आएगा, तो वो दे देगा 8, 8.5, 9 ऐसे देगा। नहीं लगेगा कि अरे मुझे डिमार्केट ही नहीं हो रहा है कि ये बंदा ने क्या मेंशन किया क्या नहीं, पता चला कि आपने पहले पेज में जो कंटेंट लिखा है और लास्ट के 3rd पेज में लिखा है, जब तक 3rd पेज पढ़ा तो 1st पेज का वो कंटेंट उसके दिमाग में उतना रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, तो वो मार्क्स देते समय 6/15 कर देगा, ठीक है ना, लाउजी तरीके से। सो मेक हिज लाइफ ईजी बाई हाईलाइटिंग दोज कंपोनेंट। ये $1,000,000 टिप है, ये गोल्डन टिप है, यही इकलौता तरीका है जो बंदे 450 स्कोर करते हैं जीएस में, इसी तरीके से करते हैं ना। मैं आपको इसी समय पूरा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस आपको ये गेम प्लान है, इसी को एग्जीक्यूट करना होता है, देयर इज़ नथिंग मोर नथिंग लेस, यही होता है टेम्पलेट, और वही बंदे हर ईयर आफ्टर ईयर करते हैं, आपको भी यही करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक हेडिंग डालते हो और हेडिंग को एकदम मतलब अंडर ब्रैकेट में करके कुछ भी, उसको मैं अलग अलग क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेट करते जाऊंगा कि कैसे एक क्वेश्चन लेके कैसे हेडिंग करते हैं। फिर एक क्वेश्चन को आप हेडिंग में करते हो और फिर उस पर है ना 5 पॉइंट लिखते हो, फिर एक उसका जो मैंने बोला सब क्वेश्चन सब टॉपिक्स, उसको फिर आप करते हो, फिर उसको अंडरलाइन करते हो, फिर आप लिखते हो, फिर ऐसे करके क्या है ना पूरा GS2 हो गया, GS3 हो गया, उसके लिए इजी बनाते हो, क्योंकि आप जब सब हेडिंग देते हो अच्छा तरीके से, ठीक है ना, जैसे कि अगर सिंपल लिखना है चैलेंजेस अहेड, तो आप है ना उसको एकदम दिखाओ उसके सामने कि आपने लिखा है चैलेंजेस अहेड ऐसे ब्रैकेट करके, और तो फिर चैलेंजेस लिख दो 5-6, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड एकदम बेसिक भी लिखना है तो उसको वे फॉरवर्ड ऐसे दिखना चाहिए कि कंपोनेंट डील कर रहा हो, ठीक है ना। शॉर्ट कमेंट्स पूरा अच्छे तरीके से, तो एक लिखो कि पूरा शॉर्ट कमेंट्स उसको दिखे और उसको ब्रैकेट करो और फिर 5-6 पॉइंट लिखो, ठीक है। सो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन को बहुत सारे सब क्वेश्चन में तोड़ रहे हो, ठीक है ना, और ईजी बना रहे हो इवेलुएट करने में, क्योंकि या फिर वो लुकआउट फॉर होते होंगे उस सेगमेंट के और उस अकॉर्डिंग मार्क देते होंगे, अगर नहीं लुकआउट पर हैं, ठीक है ना, तो स्टिल वो मार्किंग इसी तरीके से करते होंगे अपने हेड में, ठीक है। सो आप उनका लाइफ इजी बनाओ और इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट आप अपने लाइफ भी ईजी बनाओ, एंड देन दिस काइंड ऑफ वे ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चन विल फेच यू हाईएस्ट मार्क्स जो कि पॉसिबल है उस क्वेश्चन में, और यही एकलौता वे होता है जीएस के क्वेश्चन डील करने के लिए। सो दैट इज़ इट, ये जो पॉइंट है आप इसको हमेशा ध्यान में रखो। सेकंड क्या है, एक फिक्स टेम्पलेट फॉलो करो, जो एकदम बनी बनाई चीज़ है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कुछ भी 2-3 लाइन का होना चाहिए, कंक्लूजन लास्ट में बस वो लास्ट में बस हटाने के लिए हो जाता है, वो 2-3 लाइन का एक फ्यूचरिस्टिक ब्रॉड बेस्ड विजन बेस्ड एक कंक्लूजन आ जाता है, जो कि मोरलेस इसका समरी हो जाता है। बीच का जो बॉडी है उसको कम से कम 3 अलग अलग पार्ट में लिखने की कोशिश करो, जो मैंने बोला है रिलेवेंट सब क्वेश्चन, ठीक है। सो यही एक कॉमन होता है। अब इसमें जो होगा, जो टेम्पलेट है आंसर राइटिंग का, उसमें डेटा डालो जो रिलेवेंट है उस क्वेश्चन से, ये नहीं कि बस क्वेश्चन कुछ और हो और आप लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। सो रिलेवेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, इस पर मैं आऊँगा। दूसरा डायग्राम डालो, जहाँ पर भी आपको लगे रिपोर्ट GS2 GS3, जहाँ पर दिखे कमेटी का, स्टैटिस्टिक्स का, एग्जाम्पल्स स्पेशली फॉर GS4, ठीक है, पर्सनल एग्जाम्पल्स, ये सब डालो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट UPSC GS पेपर। हर GS पेपर का, जैसे GS2 में अलग बहुत सारे कमेटी के रिपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। डेटा ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा GS3 में होता है, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ज़्यादा GS4 में होता है, ठीक है, आपको डालना होता है। सो अलग अलग पेपर के अकॉर्डिंग आप इसमें किसी चीज़ को उठा सकते हो, सबको एक ही में नहीं डालने की ज़रूरत है आपको। जहाँ जैसे किसी किसी सवाल में डेटा से इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा जा सकता है। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ये सब बहुत सारे टूल्स हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव टूल नहीं है, ठीक है ना, जस्ट ऊपर ऊपर मैंने बता दिया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। वो टूल्स को आपको
डेटा में फिट करना है, अगर डेटा को फिट करना है इंट्रोडक्शन अच्छा करने के लिए तो इंट्रोडक्शन डाल सकते हो। डेटा को अगर फिट करना है आपको बॉडी में कहीं किसी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए तो बॉडी में डाल दो। डेटा को अगर आपको फिट करना है कंक्लूज़न में एक अच्छे तरीके से करने के लिए तो कंक्लूज़न में डाल दो। सो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। कमेटी का रिपोर्ट आप स्टार्ट भी कर सकते हो, कंक्लूज़न में भी डाल सकते हो। कमेटी का रिपोर्ट को सब्सटेंशिएट करने के लिए बॉडी का कोई कोर पॉइंट को भी कर सकते हो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पर ये टूल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है किस फॉर्म में यूज़ होगा, वो आपका कन्वीनियंस है, पर इसको अगर डालोगे तो 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा लगता है कि बंदे ने काफ़ी थॉरो मतलब स्टडी किया है, वो फील होना है। अब डेटा एग्जैक्ट आपको डालना है क्या नहीं डालना, विथ टाइम मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं राउंड अबाउट मुझे पता रहता है, फिर मैं डेटा को है ना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह प्लेस करता हूँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ, ठीक है ना। तो वो एक बोलते हैं बहुत है, जैसे प्रीलिम्स में एजुकेटेड गेस होते हैं ना, तो इसमें एक बहुत ही एजुकेटेड ब्लफ होता है जो कि पता कभी नहीं चलेगा कि ये सही है या नहीं है। सो वो एक अपने में टेक्निक होता है। जो लोग बोलते हैं कि क्या एकदम 16.7 एकदम रटना है, इतना डेटा कैसे रटेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा विथ टाइम कि कैसे रिपोर्ट आसपास की बात है। कोई एक रिपोर्ट है ना 600 पेजेस का होता है, मुझे पता है ना कि ये सरकरिया कमीशन ने किस चीज़ के बारे में बात की है, फेडरल के बारे में बात की है, तो थोड़ा बहुत फेडरलिज्म से रिलेटेड बात है ना, मैं इसको एट्रीब्यूट कर दूंगा कि इसी ने बोली है, ठीक है ना। वो इतना स्मार्टली करूँगा कि आप उसको फॉल्सीफाई नहीं कर सकते हो। दैट इज़ एन आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट नॉलेज ना हो फिर भी आप एक डिसेंट बना सकते हो, ठीक है ना। सो ये सब आप विथ टाइम मास्टर करोगे, जितना मास्टर करोगे, जितना इम्बैलेंस करोगे आंसर्स, उतना ज़्यादा आपको दिखेगा। आप हमेशा याद रखना एग्जामिनर को क्या परसेप्शन मिल रहा है, वो भी वो 20-30 सेकंड लेता है पेपर का पूरा चेक करने के बाद, 3 पेज पढ़ने के बाद है ना, वो 30 सेकंड्स लेगा और वो कुछ उसको फील आएगा, वो मार्किंग करेगा। या फिर जब ट्रैवर्स कर रहा होगा आपके आंसर्स को तो वो फ्रैगमेंटेड में मार्क्स करता होगा 2, 3, 3.5 पूरा कंपोनेंट को। सो आपको उसमें मतलब अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है ना। तो उसके कुछ कुछ हैक्स होते हैं, वो मैं आपको बताते चलूँगा, कुछ कुछ टेम्पलेट होता है वो आपको पता चलते चलेगा। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज़ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, स्पेशली ये GS4 के जो कोट्स बेस्ड होते हैं, जैसे कोट कुछ बोल देता है और वो बोलते हैं कि what does this mean in the present scenario, what does this mean to you, how does this is relevant in the current age, ये सब जो सवाल होते हैं। सो GS4 के जो भी कोट रिलेटेड होते हैं या कोई भी सवाल ऐसा होता है स्पेशली GS2 में, क्योंकि उसमें ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का जो वर्डिंग होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड होता है, वो पूछ क्या रहे हैं ये पता चलना बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्से में, ठीक है ना। वो तो मैं आऊँगा, एक अलग सेशन लूँगा एस्से का, ठीक है। सो आप ये ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, सो अगर 3 पेज का आपका आंसर लिखना है, 15 मार्कर है, ठीक है, सो वो जो क्वेश्चन है एक तो आपको फर्स्ट रीडिंग करना है और उसको है ना बार बार आपके दिमाग में यू हैव टू कीप रीडायरेक्टिंग टू दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन योर माइंड। इसका मतलब नहीं होता एक्टिव रीडिंग करना है, बस पलट पलट के है ना वो क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं, नहीं, आपको रीडायरेक्ट करना होगा हमेशा उस क्वेश्चन पर, हमेशा अपने माइंड में, स्पेशली 3 पेजेस आंसर्स के, ठीक है ना, क्योंकि आप भटक जाओगे किसी भी GS क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जो है वो बार बार आपको रीडायरेक्ट करना है, बार बार रीड करना है, ठीक है ना, आपको कि वो क्वेश्चन पूछा क्या है, वो क्यों होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन देगा आपके आंसर्स को। नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़े 10 सेकंड 20 सेकंड में और लगे लिखने, स्टार्ट कर दिया लिखना और लिखते लिखते ना कहीं कहीं अलग डायरेक्शन में चले गए, मतलब कोर जो मैंडेट है वो आप भूल गए। उससे क्या होता है कि आपके 3 पेज जो लिखे हो आप, उसमें है ना कुछ 1.5 पेजेस है ना इररिलेवेंट हो गए, वो है ना, मतलब या फिर आपके पास कंटेंट नहीं है, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होता है कि कम कंटेंट पर भी कैसे एक सॉलिड बनाया जा सके। जो ही नहीं है कि 20 क्वेश्चन के आपके कंटेंट होंगे और लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन होंगे, इतना टाइम प्रेशर रहेगा कि कंटेंट होते हुए भी रिकॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑलवेज मैंने जो बोला, डोंट लेट द बेस्ट बिकम द एनिमी ऑफ द गुड। अभी आप मस्त कंटेंट पढ़ रहे हो, आपके पास खूब टाइम है, खूब मचा के पढ़ रहे हो, पर आप, मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप जो पढ़ रहे हो क्या आप वो चीज़ रिकॉल कर पाओगे रियल एग्जाम हॉल में। रियल एग्जाम में बहुत फ्रैगमेंटेड, आधा अधूरा चीज़ें रिकॉल होंगी, ठीक है ना। सो ऐसी स्ट्रेटजी रखा करो जो कि वर्केबल हो, ठीक है ना। जैसे प्रीलिम्स में आपने किया, पर जो चीज़ें आपके ब्लड के अंदर थी वही चीज़ बाहर निकल के आई ना, इसलिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि एट दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू थिंक स्ट्रेट। आप कुछ नया नहीं सोच सकते हो, जो ऑलरेडी बना बनाया आपकी बातें पेट में हैं वही चीज़ निकल के आएंगी, ठीक है। नया आप सोचोगे उस जगह पर, उस एग्ज़ाम टाइम पर मैं कुछ नया सोच लूँगा, वो नहीं होता है। सो प्लान भी, प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग करो। ऑलवेज ट्राई टू विजुलाइज दोज 3 आवर्स जब आप अभी भी प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप मेंस लिखोगे नेक्स्ट ईयर के अगस्त मंथ में, अगस्त 2026 में, तो आप प्लान करो कि उस समय तक मेरी
कौन सी चीज़ जो है मतलब रिकलेक्ट कर पाऊँगा। ये नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो अपने मन के लिए टू फिल टाइम और वहाँ पर उसका कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से अभी अगस्त में जब 22 अगस्त से आएगा, आप वैसी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने वाली चीज़ों को आप ज़्यादा इंक्लूड करो अपने प्रिपरेशन में। सो ये होगा कि जो कोर डिमांड है क्वेश्चन का वो हर पेज में आना चाहिए। बाय रीइटरेटिंग द कोर डिमांड्स इन ऑल पेजेस फॉर आंसरिंग द गिवन क्वेश्चन, इवेल्युएटर विल फील यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन वेल एंड डन जस्टिस टू द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। तो एक तो आपको क्वेश्चन बार बार रीइटरेट करना है अपने दिमाग में कि था क्या, ताकि आप रिलेवेंट कंटेंट लिखो। ये सारी बात किस लिए बोली गई है? टू राइट रिलेवेंट, ठीक है ना, विच इज़ मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब कुछ लोग बोलते हैं यार जो भी नॉलेज आएगा हम तो वही लिखेंगे। आप में वो एक स्किल सेट होता है, वो आंसर राइटिंग होता है जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी ट्रेंड कर दूँ कि मेरा एक नॉलेज बेस है, ठीक है, वो नॉलेज बेस को मैं डिमांड में फिट कर दूंगा आंसर, ठीक है ना। जो लगेगा कि ये नहीं कहा जाता है कि पूछा जा रहा है एक्स और अपना कहानी लिखना स्टार्ट कर दिए वाई, ठीक है ना, और होप कर रहे हो कि आपको वाई पर भी मार्क्स मिल जाएगा। ये जो किया जा सकता है कि वाई आपको आता हो और वाई को है ना मोल्ड करो, यू मोल्ड योर वाई, एग्जिस्टिंग वाई, और उसको है ना एक्स के आसपास रिलेवेंट बनाने की कोशिश करो। दैट इज़ द आर्ट ऑफ द आंसर राइटिंग। ये नहीं है कि पूछा कुछ जा रहा है लिख कुछ भी रहे हैं, ठीक है ना, हम तो वही लिखेंगे जो हमको आता है, ऐसे नहीं करते हैं। हमको जो आता है उसको हम थोड़ा मोल्ड करते हैं ताकि एक्स के आसपास घूमे जो रिलेवेंट है। सो एक जो रीट्रेट करोगे आप कोर डिमांड जो होता है क्वेश्चन का हर पेजेस में आंसरिंग द गिवन क्वेश्चन, इवेल्युएटर को लगेगा कि आप भटके नहीं हो सवाल से, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। कैसे समझा है? फिर पॉइंट आ जाता है इस पर, उसके सब पार्ट को तोड़ो और तोड़ तोड़ के हेडिंग डालो और लिखे। तब कम से कम हेडिंग पढ़ने के बाद तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा अच्छे से कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। भले नीचे का जो पॉइंट हो, पहला 3-4 पॉइंट सॉलिड भी लिखो और बाद में ना एक 5वां पॉइंट थोड़ा सा है ना मतलब इसी का वेरिएशन करके निकल जाओ, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम उसको सही वे में सब कंपोनेंट अच्छे से तोड़ोगे तो उसको लगेगा कि अरे क्वेश्चन से भटका नहीं है, ठीक है ना। सो डू दैट थिंग, एवरी पॉइंट इज इंटरलेटेड टू ईच अदर। सो ये हो गया कि आप रीडायरेक्ट बार बार करो क्वेश्चन को, आपके दिमाग में जाना चाहिए पैसिव वे में। जब आप क्वेश्चन को एक्टिव एक बार रीड करो, पर वो क्वेश्चन आपके थॉट में आना चाहिए जब आप थर्ड पेज पर भी लिख रहे हो, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर जो है रिलेवेंट लिखो, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट जो है कंसाइज लिखो, बहुत ज़्यादा टू दी पॉइंट, ज़्यादा इधर उधर नहीं, स्ट्रक्चर्ड में लिखो। ये नहीं कि हैफाजार्ड कुछ भी लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल लिखो, ज़्यादा डायमेंशन को टच करने की कोशिश करो। मतलब आंसर्स में अगर पॉलिटी का है तो कोशिश करो कि जितना एंगल हम डाल सकते हैं, ठीक है ना, उस एम्बिट में, ठीक है। ये नहीं कि पॉलिटी का सवाल है तो हिस्ट्री में चलेगा, पर उसके अंदर जितना भी डायमेंशन है उसको टच करने की कोशिश किया करो, ठीक है। पॉलिटी के अंदर ही बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, उसको टच करने की कोशिश किया करो। फिर फोकस करो ब्रेथ पर इंस्टीड ऑफ डेप्थ ऑन इशू, ठीक है। अगर कुछ पूछा जा रहा है कि जैसे आप कोई पूछा जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, ठीक है ना, मतलब असेंबली वन नेशन वन इलेक्शन चीज़ चल रहा है, तो आप कोशिश करा करो अलग अलग डायमेंशन को टच करो। मतलब ब्रेथ जो होता है उसको टच करो, जितना अलग अलग डायमेंशन है उसको टच करो, पर एक एक डायमेंशन को डेप्थ में मत जाओ। डेप्थ होता है थोड़ा सा वर्टिकल, एक ही पॉइंट को पकड़ लिए, इसी को ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में डील कर रहे हैं कि इससे क्या इफेक्ट हो जाएगा। मतलब फेडरलिज्म का इफेक्ट होगा तो फेडरलिज्म के ही अंदर घुसे जा रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको नहीं करना है। आपको है ना ज़्यादा ब्रेथ को कवर करना है और एक एक पार्ट जो डील कर रहे हो बस एक कीवर्ड डाल दो, ख़त्म कहानी। जैसे एक मेन कीवर्ड लिख दो बुलेट पॉइंट में, उस बात को है ना बहुत ज़्यादा एलोबरेट डिटेल नहीं करो। उनको वो टॉपिक पता है जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, इन डेप्थ उनको पता है। उनको इन डेप्थ नहीं जानना, उनको ये जानना है कि क्या आपको पता है इसके रिपरकशन क्या है, ठीक है ना। यही जर्नलिस्ट का काम होता है, यही स्पेशलिस्ट का काम होता है, ठीक है। जर्नलिस्ट का काम होता है कि इसका इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सब कुछ को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ द कोर मैंडेट ऑफ द यूपीएससी। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी, मतलब इफ़ यू एबल टू डिकोड यूपीएससी और उसका मैंडेट क्या है तो आपका सारा कुछ जो आप टेक्निक बनाते हो उससे डिकोड हो जाता है। जैसे आईएएस का काम है कि वो अगर कोई पॉलिसी कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन तो इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट हो वो उसको पता हो, सोशोलॉजिकल क्या एंगल हो वो पता हो, मतलब सोशल एंगल क्या आ जाएगा उसका, कास्ट कुछ एंगल आ जाएगा, कुछ रिलीजियस आ जाएगा एंगल, कुछ मतलब अलग अलग पुअर क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। फिर जेंडर एंगल आ जाएगा कि क्या वुमेन का उस पर क्या इशू है, चाइल्ड का क्या इशू है, ओल्ड एज का क्या इशू है, ठीक है। इकोनॉमिक आ जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट का क्या इशू होगा उससे, इन्वेस्टमेंट
क्या होगा, इकोनॉमिक एंगल क्या जाएगा इससे, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा पॉलिसी हो जहाँ पर थोड़ा इंटरनेशनल एंगल भी आ रहा है, मान लो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जहाँ पर तीस्ता रिवर ये सब चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है ना, जहाँ बांग्लादेश, नेपाल ये सब भी एंगल आ रहा है, तो आपको इंटरनेशनल वाला एंगल आता हो। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आप इकोलॉजिस्ट हो या इन्वायरमेंटलिस्ट हो जो पूरा इन्वायरमेंट का है ना डिटेल उसको पता हो। इसीलिए आपको आंसर में ना डिटेलिंग में नहीं जाना है, डेप्थ में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इन्वायरमेंट का आपको पूरा होलसम आपको पता हो, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिस्ट हो कि आपके पॉलिसी का इकोनॉमिक का क्या एंगल है वो पूरा पता हो, रफ आइडिया होना चाहिए। तो मतलब स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके डिसीजंस का ये पता होना चाहिए। जर्नलिस्ट का ये काम होता है। तो जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है ना, जर्नलिस्ट पोस्ट पर जाते हो जिसका अलग अलग स्टेक होल्डर के पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके डिसीजन का ये पता होना चाहिए। रादर देन एक स्टेक होल्डर पर कितना डिटेल पता चलता है वो नहीं है। यू आर नॉट अ एनवायरमेंटलिस्ट जिसको है ना पूरा इकोलॉजी के बारे में एक A to Z पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए आप डेप्थ पर नहीं करोगे फोकस, ब्रेथ पर करोगे और मल्टी डायमेंशनल लिखोगे और हर डायमेंशन को बस टच करोगे कीवर्ड से, ताकि लगे कि इस बंदे को ये डायमेंशन पता है, रादर देन उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगो, ठीक है ना। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। सो ये रहा मेन जो ब्रॉड पॉइंटर्स हैं आपको कैसे एक गुड आंसर्स लिखते हो आप, ठीक है ना। इसके लिए ये एक अच्छा पॉइंटर है, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन को उठाते हैं और फिर उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, कि ये अगर हम एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं तो कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब व्हाट विल बी द एनाटॉमी ऑफ गुड आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये इलस्ट्रेटिव पर्पस में इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर सो मेनी पीपल, ठीक है ना। सो आई होप आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनो, ठीक है। सो चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस। ये क्वेश्चन है आपका 2022 का GS2 का, ठीक है ना। मैं एक एक करके GS2, GS3, GS1, GS4 हो सके तो मैं प्रीमियम वीडियोस में वो भी कर सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 2024 बैकवर्ड, ठीक है ना, मैं एक एक पेपर को सॉल्व करने लगूँ। अगर 5-10 भी मैं धीरे धीरे सॉल्व करने लगूँ तो आपको थोड़ा फील होगा कि कैसे अप्रोच करते हैं। कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिनका कुछ आइडिया नहीं होगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दैट विल बी ऑल्सो बी ए वेरी यूजफुल टास्क। पर अब देखते हैं कैसे क्या होगा। आई थिंक जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए तो ये सब मैं कर दूंगा, जो लेकिन जिनका एग्ज़ाम 22 अगस्त को है, जो कि मुझे काफ़ी मेल कर रहे हैं, उनके लिए मतलब उनका खुद का आंसर के बाद, क्योंकि वो थोड़ा एक आगे स्टेज में जा चुके हैं, सो उनका मुझे आंसर इवेलुएट करना है, ठीक है ना। पर जो नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं उनका मैं ये कर दूंगा, ठीक है ना। फॉर दैट टाइम मेरे पास वो रहेगा। और एक मैं जैसे UPSC प्रीलिम्स के मैंने पेपर सॉल्व किए थे प्रीमियम मेंबर्स वीडियोस में 2020 to 2024 और आगे चल के 2025 भी जाएगा, वो और भी ज़्यादा डिटेल बनाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली मेंस का जो है उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि जो 2026 में देने वाले हैं उनके पास एनफ टाइम होगा, तो वो मेंस का भी मैं धीरे धीरे करके प्रीमियम वीडियोस में उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप उसको रेफ़र करते रहना। वो UPSC के ही सवाल होंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा टाइम टेकिंग होगा मुझे, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बना के मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना, सो डैट पीपल कैन रेफर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो ये रहा एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2022 का GS2 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मैंने प्रीलिम्स में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बता भी रहा था कि कैसे अंडरलाइन क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिमिलरली मैं इसमें भी बताऊंगा कि कैसे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जैसे ये सवाल देखो, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें, एनाटॉमी में बताया मैंने कि इसको है ना कम से कम 3-4-5 फ्रैगमेंट में इसको तोड़ो, क्वेश्चन को सब कंपोनेंट बनाओ, उसका सब हेडिंग डाल करके। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको है ना हम देखेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बताइए। सीधा नहीं पूछ रहा है कि आप इलेक्शन में, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोअर PCS वाले सवाल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल पूछ रहा है। वो थोड़ा सा ना ट्विस्ट डालता है। तो उसने बोल रहा है रोल बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है MCC, ये इवॉल्व जो हो रहा है, इवॉल्विंग नेचर है, उसमें रोल बताइए कि क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो अब इसको जो इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप इंट्रोड्यूस करोगे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट से, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप बताना स्टार्ट कर दिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इवोल्यूशन है उसमें रोल क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका MCC है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस आप करोगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है,
ठीक है, ये काफ़ी बेसिक है, किसी को भी पता होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। एक बेसिक सा आप डिफिनीशन लिख सकते हो, ठीक है ना, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इशू होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ गाइडलाइन जो होता है, और ECI ही वो गाइडलाइन देता है ताकि ये दोनों भी इंटरलिंकेजेज आ सके ECI का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से, कि इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि वो कंडक्ट कैसे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम में ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। अब इसी में कीवर्ड होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया जो कि पॉलिटी स्पेसिफिक है, जो कि रिलेवेंट है। रिलेवेंट कीवर्ड आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सवाल में। उस जैसे हर GS पेपर का कुछ सेक्शन है, जैसे गवर्नेंस एक सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ होंगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होंगी, IR होगा, ठीक है ना, सिक्योरिटी GS3 का होगा। हर एक टॉपिक जो होता है उसके कुछ कीवर्ड होते हैं, वो आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए जब आप उसके नोट्स बनाओ। मैंने भी बना के रखा था, होगा आगे चल के जिनको मैं आंसर इवेलुएट करूँगा उसको मैं रिलेवेंट कीवर्ड भी मेंशन करते चलूँगा, और अगर किसी को आगे मैं फ्यूचर में मेंटरशिप के लिए लेता हूँ तो उसको मैं वो शेयर करूँगा उसके साथ, ठीक है, कि क्या रिलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। सो जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है यहाँ पर एक रिलेवेंट कीवर्ड है, इसको आपको अंडरलाइन करना है ताकि दिखना चाहिए कि अच्छा ये बंदा समझ रहा है। मतलब एक आप देखोगे इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को UPSC रिवार्ड करता है, उसने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता क्या है, यही कीवर्ड होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक छोटा सा वर्ड है पर वो इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है जो कि एक मीनिंग को समझा रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक अपने आप में एक कीवर्ड है जो कि एक चीज़ को समझा रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। सो आई होप आप हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड तैयार रखो और जहाँ भी दिखे आपको उसको बस आपको इंसर्ट कर देना है। तो आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस करते ही आप इसी का भी रोल उसी में ही आ जाता है, ठीक है ना। मतलब इस सवाल में तो बहुत कन्वीनियंटली बन जाता है, तो उसको आप इंट्रोड्यूस कर दिए, इंट्रोडक्शन में लिख दिए, ठीक है ना, एकदम 2 लाइन 3 लाइन का अपने लैंग्वेज में। ये नहीं कि मुझे कुछ बहुत ही तगड़ा लैंग्वेज ढूंढना है, कुछ एक एकदम ज़बरदस्त बुकिस लैंग्वेज लिखना है, नहीं, 2-3 लाइन का आप बस वो डाल दो। अब वो बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप पहले बहुत ही सुंदर में हेडिंग दे दोगे, अच्छे तरीके से देना है, ठीक है ना, ताकि प्रोमिनेंट उसको दिखे। क्यों? क्योंकि ये इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये एक कोर सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक हेडिंग आपको सब हेडिंग बहुत सारा देना है ताकि इवेलुएटर को जब इवेलुएट कर रहा हो तो उसको ईजी हो, ठीक है ना। सो ये जो है इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आपको हेडिंग के तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। सो ये आप मेंशन करोगे। अब जब भी आप ये सवाल में आपको दिक्कत आता होगा तो आपको यही समझ में नहीं आता ना कि यार ये MCC आया क्या। देखो नॉलेज है तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, तब तो सबसे अच्छा है कि आपको एग्जैक्ट अगर पता हो कि 1960s में केरला असेंबली इलेक्शन में आया था, वहाँ का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी को एडहेयर करना है। सो इसकी जेनेसिस जो है वो वहाँ से निकली है, ठीक है ना, 1960s में। फिर 1962 में लोकसभा इलेक्शन में ये आया। सो ये अगर आपको पता है केरला जो असेंबली है स्टेट असेंबली वहाँ से 1960 से निकला है तो आप वेल एंड गुड वहाँ जाओ। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो आप टैकल कैसे करते हो, ठीक है ना। तो टैकल वहाँ पर आई कम इन, ठीक है ना, क्योंकि आता है तो आप कर लोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इतनी वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट एरिया है जहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल टू अज्यूम कि यू डोंट नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस में कैसे हम आंसर करते हैं वो आर्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या करोगे आप, अगर इवोल्यूशन बोल रहा है तो एक तो पहले अच्छे से हेडिंग दोगे आप, ठीक है ना, इवोल्यूशन है। अब इवोल्यूशन के अंदर आप बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करो कि इवोल्यूशन कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है एकदम अर्ली से, ठीक है ना, कोई जेनेसिस होगा उसका और फिर वहाँ से मूव होगी, ठीक है ना, वहाँ से मूव होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 2020 से इवॉल्व होकर के बैकवर्ड जाएगा। इवॉल्व का मतलब स्टार्ट हुआ होगा। अब स्टार्ट कहाँ से, मतलब उस टाइम पर आपको पता नहीं होगा कि ये 1960s से है कि 1970s से है या 1980s से है, ठीक है ना। मतलब ये पता होना मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप टाइमलाइन दोगे ही नहीं, आप टाइमलाइन की जगह क्या दे दोगे, आप दे दोगे सिंपल अर्ली जेनेसिस, ठीक है ना, आप ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। ये एक सिंपल एक ब्रॉड आप पॉइंटर लिख दोगे और फिर देखो कि अर्ली जेनेसिस जब होगा इन अर्ली डे तो क्या हो सकता है, MCC का क्या फॉर्म होगा। तो इसमें अगर आपको नहीं पता है, यहीं पर मैं हैक बता रहा हूँ, यहीं पर मैं एक
चीट कोड बता रहा हूँ कि कैसे आपको ऑपरेट करना होता है। कि अगर आपको एमसीसी के बारे में नहीं पता है, पर इतना तो पता है ना इंट्रोडक्शन में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। वो यही होता है कि गाइडलाइन होता होगा, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट कैसे करना है। अब पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट कैसे करेंगे इलेक्शन टाइम पे, मतलब वो कैंपेन करते हैं, उसको एक लिमिट करना होगा कि आप इस गाइडलाइन के अंतर्गत है ना आप कैंपेनिंग करो, ठीक है ना। अब वो कैंपेनिंग में क्या उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वो हेट स्पीच यूज़ कर सकते हैं, वो कम्युनल एंगल उठा सकते हैं, वो कास्ट एंगल उठा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो वोट को बाई कर सकते हैं, वो लीकर ये सब को सेल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो एक होता है ना कि बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, मसल पावर दिखा सकते हैं, थोड़ा सा क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है, यही सब होगा। तो आप राउंड अबाउट सोच लो ना कि एमसीसी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी कैंपेनिंग, तो क्या ही हो सकता है। तो आपको एमसीसी का एवोल्यूशन जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि अरे ये मुझे नहीं पता तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली ये पता हो कि इलेक्शन जो है वो 1960s हो या 70s हो, उस टाइम पे इलेक्शन में क्या होता होगा इशू, और आज के 2025 में क्या होता होगा। कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो उस समय भी वही थी, आज भी वही हैं, ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा इवॉल्व हुआ हो। जैसे अभी के टाइम में सोशल मीडिया का प्रेजेंस उस टाइम में नहीं रहा होगा, तो अब चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैलती है। मतलब फेक न्यूज़ जो है होता है, ये सब अभी ज़्यादा के टाइम में चलता है कि फेक न्यूज़ अभी ज़्यादा हो रहा होगा, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ज़्यादा चल रहा होगा, ठीक है ना। सो एक टूल जो है, जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये अब्यूज़ होता है, वो सोशल मीडिया आज के टाइम में हो गया, उस टाइम पर नहीं रहा होता होगा, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इनिशियल टाइम में, इनिशियल जब अर्ली जेनेसिस देंगे उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ब्रॉडली हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता हो, फिर भी हम कुछ तो डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब ये हो जाएगा, ये नहीं होता होगा, ऐसा करके, ठीक है। सो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं अर्ली जेनेसिस में हम लिख सकते हैं जो क्या टाइमलाइन है हमें नहीं पता, ठीक है ना। अर्ली जेनेसिस करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता होगा, मतलब इनिशियली जो है वो वॉलंटरी होता होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इनिशियली वॉलंटरी था वो, ठीक है ना। बस आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, पूरा लाइन नहीं लिखना है, वॉलंटरी हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एक तरह से मोरल कोड का काम करता होगा, क्योंकि कोई लीगल बैकिंग है नहीं, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है नहीं। सो एक मोरल कोड होगा विच लिमिट्स जो उस समय के पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंपेनिंग होता होगा उसको लिमिट करने की कोशिश होता होगा। मतलब एक कोड दे दिया जाता होगा, बोला जाता है कि आप जो कैंपेनिंग करेंगे आप उसी के बेस्ट पकड़ेंगे, ठीक है ना। अब उसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हो एमसीसी, और कुछ डायग्राम बना दो यहाँ पर कि कैसे वो कैंपेनिंग जो है उसको लिमिट कर रहा है, ठीक है ना। ये लिख के भी कर सकते हो, थोड़ा डायग्राम बना करके भी यही आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो इनिशियल में स्टेज में जो था वो कैंपेन को लिमिट करने की एक तरह का मतलब एक इनिशियल प्रयास था, ठीक है ना। सो कुछ नहीं है। फिर आप लिखोगे कि ये अर्ली जेनेसिस हो गया। इवॉल्व पूछ रहा है ना, इवोल्यूशन, अब नीचे का लिख दोगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि ईसीआई एज ए इंस्टीट्यूशन में 1990s में एक पर्सन आते हैं टीएन सेशन नाम के, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज़ किया था उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूशन को। सो आपको अगर ये आइडिया ये भी नहीं पता हो कि टीएन सेशन का मतलब जो टेन्योर है वो किससे किससे एग्जैक्ट है, पर 1990s लिखो। तो ये जो टर्म होता है ना 1990s ये इस्तेमाल किया करो। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको जब एग्जैक्ट ना पता हो 2000 इतना तो आप बता सकते हो ना भाई, 1980s टू 2000 ऐसे करके लिख सकते हो, ताकि राउंड अबाउट इसको गलत ना कर सके वो बंदा। अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है 1985 है टू 1992 है, कुछ भी ऐसा। सो ये सब मैं छोटे छोटे हैक बता रहा हूँ जिससे है ना बच जाते हो, एक डिसेंट आंसर फ्रेम कर लेते हो। सो पहला हमने क्या देखा, अर्ली जेनेसिस हमने देख लिया कि ये अर्ली जेनेसिस में क्या है, अर्ली जेनेसिस में है बेसिक इनिशियली वॉलंटरी कोड था, फिर एक तरह से कोड बेस्ड था ताकि कैंपेन को थोड़ा लिमिट किया जा सके, ठीक है, यही होगा। सेकंड में क्या होगा, एक तो हमें पता 1990s के टाइम पर कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, तो उसके पहले भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं कि 90s है ना, तो आप लिख दो 90s 70s टू 1990s, ठीक है ना। क्या पता वो उस समय एमसीसी नहीं बोला जाता होगा कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि 1990 तक इलेक्शन ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब 40 साल हो गया इंडिपेंडेंस का और पूरा चल रहा है, जो मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं, कुछ तो होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट तो कर रही थी ना, तो कोई एमसीसी उसको नहीं बोलते होंगे। आई एम जस्ट गेसिंग कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक कैसे रीजनेबल आंसर बना सको जिससे एग्जामिनर को ना लगे कि यार आपको कुछ नहीं पता था। उसको कैसे पता चलेगा कि आपको पता था या नहीं पता था। आपको बहुत कुछ पता था पर अच्छे से स्ट्रक्चर वे में नहीं लिख पाए, तो उसको लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता था। और अगर नहीं भी पता था और फिर भी एक डिसेंट आंसर बना दोगे तो आपको लगेगा कि पता था, और पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे एक डिसेंट बना सकते हो। तो फिर उसके बाद आप
सेकंड में 1970s अर्ली जेनेसिस तो आपको नहीं पता था, 1970s टू 1990s करके एक टाइमलाइन दे सकते हो और फिर उसमें हेडिंग में मतलब सब के अंदर का और फिर एक पॉइंट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले क्या था, इनिशियली वॉलंटरी था, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो कि नाउ इट हैज़ बिकम मोर कम्प्रीहेंसिव, ठीक है ना, इट हैज़ बिकम कम्प्रीहेंसिव, थोड़ा सा ज़्यादा इलोबरेट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक ऑफेंसेस को वो थोड़ा सा साइट करने लगा, ठीक है ना, ऐसे करके स्टार्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर 1990s जहाँ आया उसके बाद आप अपना हाथ खोलो, उसमें आप बोल सकते हो 1990s में क्या हुआ। फिर तीसरा जो इवोल्यूशन का जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना, जो ब्रॉड पॉइंट, उसके अंदर आप बोल सकते हो कि 1990s में जो ओवरसाइट जो होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड बना, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ उसका, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन हुआ। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अटेम्प्ट किया गया उसका लीगल बैकिंग का। अब अटेम्प्ट एग्जैक्ट किस फॉर्म में किया गया वो हमें नहीं पता है, पर वेगली तो हम ये बात लिख सकते हैं ना कि अटेम्प्ट किया गया होगा। 1990s तक तो इंस्टीट्यूशन, जब आपको पता है TN सेशन जी आए हैं, तो कुछ तो इसी को अगर कोई बंदा रियल पावर देने की कोशिश किया होगा तो जरूर MCC को कोशिश किया होगा कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है ना। ये अजम्पशन जो है बहुत ही एजुकेटेड है, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि अटेम्प्ट्स वर मेड टू लीगलाइज MCC, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक अटेम्प्ट है ना, डेफिनेट तो नहीं है ना, डेफिनेट तो हमें भी पता है कि आज भी लीगल बैकिंग नहीं है, तो अटेम्प्ट किया गया होगा। सो ये सब एक वर्ड प्ले है, ठीक है ना, जहाँ पर आप बहुत बीच का वर्ड लिख सकते हो, एक डिसेंट फील आएगा, लगेगा कि यार बड़ा अच्छे तरीके से लिखा गया है, पता है पूरे बंदे को, ठीक है ना। लेकिन आप वो टाइमलाइन से आप देख सकते हो कि MCC इवॉल्व कैसे हुआ होगा 1950-60 जब भी हुआ होगा, अभी 2020 तक, ठीक है। सो आप ऐसे करके धीरे धीरे मूव कर सकते हो कि अब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना स्टार्ट हो गया है 1990 से, ठीक है ना, मॉनिटरिंग किया गया। इलेक्ट्रल ओवरसाइट जो है थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट हुआ, ठीक है ना। इलेक्शन ऑब्जर्वर ये सब रखा गया, जो देखा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड, कुछ कुछ टीम जो होते हैं, ठीक है ना, जो कभी भी डिप्लॉयड हो जाते हैं देखने के लिए, ओवरसाइट के लिए, ये सब चीज़ बढ़ा, ठीक है। फिर आप उसमें और क्या चीज़ मेंशन कर सकते हो कि इवॉल्व कैसे हुआ। नाउ आप देखो कि 1990s के टाइम में आ गए, ठीक है ना, उस समय हेट स्पीच ये सब हो रहा होगा क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स भी था, कास्ट वाला एंगल, फिर वो राम जन्मभूमि वाला भी एंगल चल रहा था। तो कॉम्युनल जो एंगल होता है हेट स्पीच, उसको कर्व करने के लिए रखा गया होगा, जो आज के टाइम में भी MCC का है, ठीक है। फिर अगर आपको पीछे जाना था 1970s वाला जो बोला था सेकंड जो पॉइंट था, उसमें आप ये भी सकते हो उस समय के टाइम पे क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग ये सब काफ़ी होता होगा, ठीक है ना। 70s 80s 1990s में भी वो बात को थोड़ा डाल सकते हो, बूथ कैप्चरिंग की जगह पर थोड़ा सा अलग बोल सकते हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को चेक करना, मसल पावर, ठीक है ना, ये सब वाला एंगल को चेक करना। तो मैं नटसेल ये बोलना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे जो पार्ट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्या टाइमलाइन था, ठीक है ना। 1960s के इलेक्शन आपको थोड़ा फील आना चाहिए कि यहाँ इनिशियल फॉर्म में होगा, 70s कुछ होगा, 1980s कुछ होगा, कुछ सब में कॉमन होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2000 में कुछ चल रहा होगा, 2010 में ऐसे कुछ चल रहा होगा, तो कुछ कॉमन होगा, कुछ कुछ थोड़ा सा ना आगे पीछे कर लो। जैसे यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्युनल एंगल ज़्यादा जा रहा होगा, हेट स्पीच ज़्यादा जा रहा होगा, 70s 80s में कैश का ज़्यादा चल रहा होगा तो थोड़ा उसको डाल दोगे, बूथ कैप्चरिंग ये सब भी डाल सकते हो। 1990s के टाइम में लिख सकते हो कि बूथ कैप्चरिंग होता था, बिहार में होता था, ठीक है ना। आसपास के स्टेट डाल सकते हो, यूपी भी डाल सकते हो, किसी में राजस्थान डाल देना कि राजस्थान में ये हुआ, किसी में मध्य प्रदेश डाल देना, ठीक है ना, ऐसे करके। मतलब 1980s में राजस्थान डाल देना, इसमें MP डाल देना, बोलना कि कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ होगा, मतलब इसी से रिलेटेड थोड़ा एग्जाम्पल के टर्म पर, ठीक है ना। कोई उसको काट नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि 10 ईयर के पीरियड जो होगा उसमें MP में कोई कंस्टिट्यूंसी में ऐसा चीज़ नहीं हुआ होगा, जो भी एक मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी हो गया, गवर्नमेंट फंड का डाइवर्जन होना, ठीक है ना, ये सब अभी भी चलते आ रहा है। तो आप अलग अलग सेगमेंट में किसी न किसी में वो डाल देना जिसमें आपको लगे कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। किसी में कॉम्युनल स्पीच, किसी में मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर पार्टी एडवर्टाइजमेंट, किसी में डाइवर्जन ऑफ गवर्नमेंट फंड, किसी में हेट स्पीच, मतलब अलग अलग चीज़ों को आप डाल सकते हो और कोई ना कोई स्टेट एक डाल देना। जैसे बूथ कैप्चरिंग है, बिहार डाल देना 1990s के एरा में, ठीक है ना। मतलब एक डिसेंट दिखे, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ होता नहीं है और कहीं और देते। तो प्रोमिनेंट आपको बहुत सारे स्टेट का पता होगा, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड कि उस चीज़ के लिए दे वे वेरी नोटोरियस, तो आप उसको मैच करके दिख सकता है कि एग्जाम्पल भी आता है, टाइमलाइन भी पता है, ठीक है ना। टाइमलाइन मैंने बोला कि कोई आपको 1992 नहीं देना है, ठीक है ना, ऐसे करके। सो इवोल्यूशन ऑफ MCC में कौन सी चीज़ों को आपको कर्व किया गया है वो आप लिख देना कि 1990s में बूथ कैप्चरिंग ये सब के लिए किया गया कि उसको कैसे कर्व किया जाए, मनी जो मिसयूज़ होता है गवर्नमेंट फंड को उसको रोकने के किया गया। तो क्या क्या इलेक्शन में इश्यूज़ होते थे उस टाइमलाइन में,
उसको कर्व करने के लिए जो एमसीसी में चेंजेस लाए होंगे उसको आप पैरेलली मैच करते हुए एमसीसी का इवोल्यूशन लिख सकते हो। तो जो सबसे टफ पार्ट था वो आप ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है ना, और बहुत डिसेंट आंसर बन जाता है। सोचने का तरीका मैंने बताया है कि जब भी ऐसे दिखे तो आप ये सोच करके कि स्टक मत हो जाना कि यार हमें तो एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि एमसीसी कब हुआ था, तो हम क्या ही इवोल्यूशन लिख सकें। सो कंक्रीट नॉलेज के बिना भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, और जब ऐसे ही आप सोचना सीख लोगे और ऐसे आप 50-60 सवाल पर आप मतलब थोड़ा सा कर लोगे प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एकदम लिखना ही होगा टू 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 आंसर। आप जैसा ना लूजली फ्रैगमेंट करके अपने दिमाग में ही बना लोगे पॉइंटर के फॉर्म में और देखो कि अच्छा ये ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा। देन इट विल बी फन। लिखना बोरिंग लगता नहीं या क्या लिखते रहे कोई आदमी, पर बैठ करके एक पेन के साथ बैठ करके आप आराम से लूजली सोच सकते हो, ठीक है। सो अब आते हैं, तो ये पहले मैंने बोला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से इंट्रोडक्शन करना है, इवोल्यूशन को एकदम ब्रॉड हेडलाइन देना है, टाइमलाइन अलग अलग टाइमलाइन जो मैंने बोला 4-5 टाइमलाइन में छोटा छोटा इंक्रीमेंट करके एग्जांपल के साथ वो मूव कर जाना है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ध्यान रहे, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल बनाता है, ये बनाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत सारा रोल होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग डोमेन का जो रोल है उसके बारे में लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। फिर मैं वही बोलूँगा वो लिखोगे तो फिर ये इवेलुएट नहीं होगा, ठीक है ना। फिर वही जो मैंने पॉइंट आपको बताया था कि आपको टू दी पॉइंट लिखना है, रीइटरेट करना है कोर थीम पर, ठीक है ना, तो उससे भटकना नहीं है, नहीं भटकोगे तो फिर इवेलुएट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप एक बढ़िया सा बड़ा सा रोल ऑफ ECCI इन इवोल्यूशन ऑफ MCC ऐसे करके बड़ा सा गोला बना करके लिखोगे, ठीक है ना। ये अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका लिखोगे कि अब लिखना स्टार्ट करोगे कि क्या रोल है ECI का इवोल्यूशन ऑफ MCC में। तो आप बोलोगे कि इनिशियल उसका स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं था, इनिशियली काफ़ी वॉलंटरी था, तो उसको इन्फोर्स करने की कोशिश किया है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ रियल टास्क, दैट इज़ अ रियल वो। फिर उसने ना क्लासीफाई किया है इलेक्ट्रल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना, कि जैसे फिर लिख देना यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फंड हो गया, डाइवर्जन ऑफ गवर्नमेंट फंड फॉर पार्टी कैंपेनिंग, और ये मसल पावर, गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ करना आप जब कैंपेन कर रहे हो, ठीक है ना। ये कुछ एक्सपेंडिचर का कैप करना, ठीक है ना, कि ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रखना कि ताकि ये देखना कि एक्सपेंडिचर एक लिमिट में हो रहा है या नहीं, जो कि RPA जो है एक्ट है उसके तहत हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। टाइमली इन्फोर्समेंट करना, टाइम टू टाइम है ना कुछ उसमें है ना रिवीजन करना है MCC में, उसको और कंक्रीट डिटेल देना। ये सब आप धीरे धीरे लिख सकते हो कि डिटेल गाइडलाइन देना कि पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट को क्या करना, अगर वो कुछ हेड स्पीच दे रहे हैं उनको 48 घंटे के लिए बैन करना, 20 कुछ एग्जाम्पल भी डाल सकते हो कि सम प्रोमिनेंट स्टेट चीफ मिनिस्टर हैव ऑल्सो बीन बैंड फॉर पॉलिटिकल कैंपेनिंग फॉर 48 आवर्स, ठीक है ना, 72 आवर्स ऐसे किया गया, मतलब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी एक्शन लेना। ये सब रोल के तौर पर आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना, कि कैसे उन्होंने ये कोशिश किया। फिर उसको भी है ना एक इवोल्यूशन के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, स्टार्टिंग लिखना वही बूथ कैप्चरिंग ये वो, और लास्ट आते आते थोड़ा नुआंस में जाना कि कैसे पॉलिसी, एक बार जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाने के लिए अलाउ करना है गवर्नमेंट की, दे कांट मेक पॉलिसी टू लर पब्लिक वोट्स, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे कोई भी डोज जो होते हैं वो देना, या फिर फ्री भी जो अनाउंसमेंट होता है वो सब करना, वो सब को बार्ड किया गया हुआ है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। फिर जब पीछे आप इवोल्यूशन कर रहे थे तो उसमें आप वो कर सकते थे 90s 70s 1990s के टाइम में रोल का जो है, क्योंकि रोल को भी आप इवॉल्व करते चलो, ये लिखा नहीं गया है लेकिन ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो और स्ट्रक्चर्ड दिखेगा। उसमें कर सकते हो कि 1970s 90s के टाइम में वो रिलीजियस वाला एंगल होगा, तो कोई भी टेम्पल हो गया, मस्क हो गया, चर्च हो गया, उसको मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप को यूज़ नहीं करना टू कैनवास वोट, ठीक है ना, टू मतलब एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो होगा उसको यूज़ नहीं करना है मतलब वोट और कैंपेनिंग के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर फेयर प्ले नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को करना। फिर ये भी देखना कि रूलिंग पार्टी जो है मिसयूज़ ना करे गवर्नमेंट फंड को, ठीक है ना, उनको एक एडवांटेज ना हो, ठीक है ना, ये सब रूल है। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाना, और लास्ट में आ करके आप जो 2000 ऑनवर्ड जो चीज़ें रिलेवेंट हो जाती उसको करोगे, और थोड़ा रिसेंट में आ जाओगे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन जो डूज़ एंड डोंट्स जो है MCC के बारे में उसको बताता है। सोशल मीडिया का यूज़ करके बहुत ज़्यादा इलोबरेट बताना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया, ठीक है ना। फिर CV, अगर आपको पता है CV गिल है विजिलेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, सो वो विजिलेंस बढ़ाना ताकि आप MCC कंप्लेंट जो है कोई भी पर्सन जो है वो रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल ऐसा बना देना जहाँ पर कोई भी इंसान को ऐसा लगे कि ये वायलेशन कर रहा है कोई पार्टी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उस ऐप में जा करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हो कंप्लेन। फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर रखना, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रखना, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें कि MCC हो रहा है कि नहीं इस चीज़ को देखने के लिए। तो ये हो गया आपका रोल। तो अभी तक आपने क्या देखा, स्टार्ट किया आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन देखा,
अभी तक मैंने बोला 2 सब हेडिंग, तीसरा सब हेडिंग रोल। अब मैं बोला कंप्लीट आपको होलसम देना है क्योंकि 15 मार्कर, अगर 10 मार्कर रहता 2 पेज इतना मैं करके कंक्लूजन करके खत्म कर देते, ठीक है ना। पर क्योंकि ये 15 मार्कर है, मतलब आपको 8.59 टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे इसमें, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे और उसमें लिखोगे कि चैलेंजेस क्या है, ठीक है ना। मतलब फिर एक चैलेंजेस लिखना और फिर उसमें है ना बुलेट पॉइंट डाल करके लिखना, या फिर चैलेंजेस लिख के ऐसे 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 बना करके यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा वेरिएशन के लिए, मोनोटोनस ना हो प्रेजेंटेशन में। और फिर चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है ना, फेवरेटिज्म होता है रूलिंग पार्टी का, सोशल मीडिया पर मतलब इतना फास्ट है, इमीडिएसी इफेक्ट नहीं है। फिर आप लिख सकते हो कि कोई भी अगर कैंडिडेट बार बार एमसीसी का कर रहा है वायलेशन, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का कोई पावर नहीं है, ठीक है ना, बस फटकार लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी ही ग्रॉस मतलब वायलेट कर रहा है, तो डी रजिस्टर करने का भी पावर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सके, ठीक है ना। तो ये हो गया चैलेंजेस। चैलेंजेस बहुत लिख सकते हो, पर आपको उतना नहीं लिखना है, एक पेज में स्टार्टिंग, 2 पेज ये और तीसरा पेज में चैलेंजेस से आना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चैलेंजेस लिखने के बाद आपको वे फॉरवर्ड लिखना मस्ट है, ठीक है ना। फिर ये 5वां हो गया आपको, 5वां कैप। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड में मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप से लिखोगे आप। ऐसे सवाल का वे फॉरवर्ड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो एक सेकेंड ARC रहता है। अब पढ़े हो या नहीं हो मैटर नहीं करता है कि आपको सेकेंड ARC पढ़ा हुआ है या नहीं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि सेकेंड ARC में इलेक्शन करके एक चैप्टर होगा, उसमें इसकी बात जोड़ की गई होगी, 2 लाइन भी की गई होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीधे लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में इलेक्शन कमीशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन सेकेंड ARC रिपोर्ट में, ठीक है ना, ये बात का मेंशन किया गया है कि एमसीसी को थोड़ा सा लीगल बैकिंग दिया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको। फिर सेकेंड ARCC के साथ आप हमेशा एक भाई होता है उसका, लॉ कमीशन रिपोर्ट। अब लॉ कमीशन रिपोर्ट बहुत सारे हैं, बस आप 1-2 रिपोर्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन रिपोर्ट क्या बात बोला, ये आपको पता हो या नहीं हो कोई इशू नहीं है। लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है कौन सा नंबर का है, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और एमसीसी छोड़ दो, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड बात किया हो, ठीक है ना। मान लो कि 200 कुछ होगा, 200 मुझे पता है, 255 में इसकी बात की गई है इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड। सो कुछ आपके लॉ कमीशन के पता होना चाहिए कि ये क्या है। आसपास भी होगा, मान लो कि 253 भी बोल दिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। सो लॉ कमीशन रिपोर्ट मतलब कुछ भी आप लिख दो आसपास का, ठीक है ना। और उसका लिख दो कि दे टॉक्स अबाउट गिविंग लीगल बैकिंग टुवर्ड्स एमसीसी, ठीक है ना। ये एक वे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या वे फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरा वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, कोई भी यहीं पढ़ा जाता है, जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये रिपोर्ट कमेटी, ये सब चीज़ को डालना है, कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्ट इंट्रो में डालना है, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट दिखे। यहाँ पर हमें वे फॉरवर्ड में कन्वीनियंट दिख रहा है तो हम यहाँ पर इस चीज़ को डालेंगे, ठीक है ना। लास्ट में डालें तो और अच्छा है, ठीक है। अब इसमें एक तो हमने देखा कि सेकेंड ARC हो गया, ठीक है, लॉ कमीशन रिपोर्ट हो गया। फिर सेकंड में, थर्ड में क्या डाल देंगे, कोई भी जो इलेक्शन से रिलेटेड बात की गई है, जैसे गोस्वामी कमेटी जो है, ठीक है ना, वो इसने बात की है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसकी बात बोल दोगे। मतलब आसपास की टॉक्स अबाउट क्लासीफाइंग सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेज एंड स्ट्रिंजेंट पेनल्टी जोन्स पर, ठीक है ना। मतलब आसपास ही बात बोल दोगे, उन्होंने बोला या नहीं बोला है, रेफरेंसेज है। एक रिपोर्ट में ना 300-500 पेजेस होते हैं, ठीक है ना। कोई इस चीज़ को लेकर आपको पेनल्टी नहीं करने जा रहा है, एज लॉन्ग एज थीम सही बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट करके आप उसको अंडरलाइन कर दो, सेकेंड ARC को कर दो, लॉ कमीशन रिपोर्ट करके कर दो, ठीक है ना। फिर वे फॉरवर्ड में फिर एक एक्ट ला दो, क्योंकि ऑल थ्रू हमें पता है कि लीगल बैकिंग नहीं है, तो बोल दो मतलब कोई भी एक्ट ला दो। जैसे इलेक्शन ऑफेंसेज ही हुआ ना, मतलब आप इलेक्ट्रल ऑफेंसेज कर रहे हो तो इलेक्ट्रल ऑफेंसेज एक्ट नीड टू बी पास्ड, ठीक है ना, विच मेक्स पेनल्टी, ठीक है ना, विच टेक्स इनटू कॉग्निजेंस जो भी इलेक्ट्रल ऑफेंसेज होता है, ठीक है ना। सो वो एक वे अहेड में हो जाएगा कोई एक्ट, ठीक है, क्योंकि लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा आपको वे फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा कि आप बोल दो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो पावर हो ताकि वो पेनल्टी मतलब इंकर कर सके, ठीक है ना, मतलब मॉनेटरी कुछ पनिशमेंट कर सके या फिर किसी को बैन कर सके, ठीक है ना, लीडर को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से। या फिर ऐसा हो कि 2-3 बार आपको बैन कर दिया गया 24-48 आवर्स के लिए, देन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन यू कांट कैंपेन, ऐसा करके वो पावर थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपको मेन में लिखना है। फिर लास्ट में एक पब्लिक के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो आप बोल दोगे वोटर एजुकेशन थोड़ा सा वे फॉरवर्ड होगी, वोटर एजुकेशन ज़्यादा हो इसके बारे में, एमसीसी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि एमसीसी से रिलेटेड जो वायलेशन हो वो लोग जो है ज़्यादा उसको रिपोर्ट करें। बिकॉज एक इलेक्शन कमीशन के ही मतलब जुडिक्शन में नहीं होना चाहिए कि बस उसी का काम है कि वो एमसीसी मतलब इलेक्शन इतना लार्ज एक्सटेंट पर होता है उसको रिपोर्ट करते रहे। मतलब पब्लिक शुड ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस, तो वो भी वो रिपोर्ट करे। उसके लिए वोटर को एजुकेट होना जरूरी है कि एमसीसी होता क्या है। सो ये वे फॉरवर्ड आप आराम से एक एक बुलेट पॉइंट करके आप 5 लिख सकते हो।
फिर लास्ट में कंक्लूज़न, ठीक है ना। सो कंक्लूज़न जो है आपको एकदम फ्यूचरिस्टिक लिखना होता है। कंक्लूज़न जो होगा वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होगा, विजनरी होगा, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें एक विज़न दिख रहा हो, ठीक है ना। फिर एक समअप होना चाहिए, जो भी आपने बात बोली है फर्स्ट पेज से और लास्ट पेज 3 तक, उसका एक तरह से समरी एसेंस कैप्चर होना चाहिए 3 लाइन में, ठीक है ना। सो ये होना चाहिए और थोड़ा सा एक फील गुड फील आना चाहिए लास्ट में ख़त्म होने के बाद। इतना क्रिटिसिज्म ये सब जितना भी आप लिखोगे, लास्ट का फील गुड अच्छा आना चाहिए। सो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें थोड़ा टॉल ग्रैंड वर्ड भी लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो। फिर आपको क्वेश्चन, मैं फिर वही पॉइंट पर आ रहा हूँ, इट शुड बी रीडायरेक्टेड, रीडायरेक्ट होना चाहिए आपका जो मेन थीम है। मतलब कंक्लूजन में भी यू हैव टू रीइटरेट, ठीक है ना, रीइटरेट द कोर डिमांड ऑफ, ठीक है ना। उससे इवेलुएटर को समझ आएगा कि आपने जस्टिस किया है, तो वो मौका आपको कहीं भी नहीं छोड़ना है, कंक्लूजन में भी नहीं छोड़ना है। और रीडायरेक्ट करना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या था, इलेक्शन कमीशन था, एमसीसी था, ठीक है ना। सो और उसको आपको ये दोनों को उठा करके टाई अप करना है। विजनरी थोड़ा सा एंगल जाना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड गोल होना चाहिए, ठीक है ना, और समअप थोड़ा होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है उसको लेना है और ब्रॉड बेस्ड आपको ये थोड़ा सा टच दे के जाना है, एंड करना है, इसी को बोलते हैं कंक्लूजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन कन्वर्टिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम वॉलेंट्री कोड, ठीक है ना, टू रोबस्ट इथिकल फ्रेमवर्क टू, मतलब वो कैसे जर्नी किया, क्योंकि इवोल्यूशन पूछ रहा है ना। सो इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था आपको एक वॉलेंट्री कोड के तहत, और फिर वहाँ से उसको कैसे अभी के टाइम में एक रोबस्ट इथिकल फ्रेमवर्क है अभी के टाइम में एमसीसी, ठीक है ना। सो ECE प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल इन कन्वर्टिंग एमसीसी फ्रॉम अ वॉलेंट्री कोड टू अ रोबस्ट इथिकल फ्रेमवर्क टू सिक्योर, अब आपको जोड़ना है थोड़ा ब्रॉड बेस्ड, टू सिक्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हो गया आपका कीवर्ड, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री विच इज़ द कॉर्नर स्टोन फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, इसको आपको जोड़ देना है, ठीक है, लास्ट में। तो आप देख रहे हो कैसे थोड़ा सा खेला जाता है। आपने इलेक्शन कमीशन को उठाया, ये कंक्लूजन कितना फिटिंग है, इलेक्शन कमीशन उठाया, इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करवाया, एमसीसी को इवॉल्व कराया। इवॉल्व कैसे हुआ, पहले वॉलेंट्री था, अब उसको एक फ्रेमवर्क के तौर पर इथिकल रोबस्ट फ्रेमवर्क आपने उसको बनाया, और फिर उसको विजनरी थोड़ा बनाना है, टू सिक्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया आपने उसको, ठीक है। और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या होगा, विच इज़ द कॉर्नर स्टोन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, ठीक है ना, एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में है। सो आप देख सकते हो कि 2-3 लाइन का जो कंक्लूजन है, 3 लाइन का कंक्लूजन वो पूरा एप्ट है, ठीक है, जहाँ पर आपने क्वेश्चन के हर डिमांड को मतलब एड्रेस किया है, ECE का भी एड्रेस किया, ECE को इवोल्यूशन ऑफ MCC का जो रोल होता है उससे भी टाई अप किया, फिर वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है वो भी बताया, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कॉर्नरस्टोन है एक हेल्दी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, इसको भी आपने डेमोक्रेसी पर जा करके एंड किया। सो दैट इज़ अ फिटिंग कंक्लूजन टू दिस क्वेश्चन। सो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि कैसे आप अप्रोच करते हो, जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल नॉलेज नहीं लिया। मैंने यही देखा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा पता हो कि यार ये कैसे होता है, ठीक है, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप स्टार्ट। अब मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ इस सवाल में कि लोग गलत कैसे करते हैं इसको, मतलब रिडंडेंट आंसर कैसे लिखते हैं। उन्होंने पढ़ा डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब वो स्टार्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेफिनेशन लिखेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला इंट्रो लिखेंगे, और फिर रोल के बारे में खूब लिखना स्टार्ट कर देंगे। और वो रोल है ना एमसीसी से लेना कम होगा, लास्ट में कुछ एमसीसी से रिलेटेड कर देंगे, और फिर है ना वो रोल लिखे जा रहे हैं, उनका रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में ना थोड़ा सा पार्ट एमसीसी के लिए एट्रीब्यूट कर देंगे। इनमें है ना उनको 15 में 3 या 4 बहुत हो गया नंबर, और ऐसे आप लिखोगे तो 9.5 तक चला जाएगा। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है कि मतलब 10 भी दे देना चाहिए, ठीक है ना। सो मतलब 60 to 70% आप मार्क्स इसमें ला सकते हो, नहीं तो 3-4 दे करके ख़त्म कर देंगे। 3 भी बहुत हो गया, 3 मतलब 7 नंबर का गैप, 6 to 7 नंबर का गैप बस गलत डायरेक्शन में इंटरप्रेट करने से हो जाएगा। अब इस सवाल में मैंने दिखाया कि आपको नहीं पता है एग्जैक्ट कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इससे आपको बस इलेक्शन का समझ में आना चाहिए था कि इलेक्शन इवॉल्व कैसे हुआ इंडिया में, क्या क्या इशू रही है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कैसे इवॉल्व होगा, इसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व होगा। एग्जैक्ट टाइमलाइन भी नहीं पता हो तो इट्स जेनेसिस लिख करके स्टार्ट कर दिए, फिर बीच में 1970s to 1990s स्टार्ट कर दिए। 1990s के कुछ इशू थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, TN सेशन ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया, फिर आज के टाइम वाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे, फिर रोल भी उसी तरीके से मूव इन करते चले जाएंगे, और फिर लास्ट में चैलेंजेस, और फिर
लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे 100 क्वेश्चन पर तो चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो नहीं कि आपको लिख लिख के करना है, आपको मतलब मेंटल मैप भी, माइंड मैप भी बना के मूव करोगे तब भी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। सो मैं जो टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारा जो टेस्ट करवाऊंगा और आपका लिखोगे आप, तो उसमें मैं साइड बाय साइड बताते भी रहूँगा कि यहाँ पर आपको ये डालना चाहिए था, यहाँ पर आपको ये डालना चाहिए था, ठीक है ना। ये इरेलेवेंट जा रहा है ताकि आपको दिखे कि आप इरेलेवेंट लिखते कैसे हो, ठीक है। सो वो 2-3 महीने का जो आपके प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना, सो ज़्यादा रिगुलस होगा जो इस बार दे रहे हैं। आई थिंक 2026 के लिए बेस्ट है वो। आराम से आप 100 क्वेश्चन नहीं, आप तो मतलब 500 क्वेश्चन करके जाओ, ताकि ये जो रियल चैलेंज है कि आप 11 मिनट में ये फ्रेम कर सको। आपका दिमाग खटखट 1 मिनट के अंदर है ना, आपको फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए, लिखते लिखते अगला पॉइंट आते चला जाना चाहिए। और ये तो भी पहला है, आई थिंक थ्रू आउट द जर्नी, मतलब पूरा लास्ट आते आते तक ख़त्म हो जाएगा। होपफुली मैं फ्यूचर में जब मुझे टाइम मिलेगा तो प्रीमियम वीडियोज़ में मैं पूरा पेपर का एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करूँगा। शुरू में अभी बहुत डिटेल समझाया, मैं आधा घंटा 45 मिनट आपको सोचने का तरीका समझाया, ठीक है ना। बाद में मैं डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट करूँगा। सो ऑल दोज पीपल, यही है उसका ब्लूप्रिंट। ऊपर का मैंने एनाटॉमी बताया, ठीक है ना, कि क्या होना चाहिए, और उसको इलस्ट्रेट किया एक क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल फॉर्म में। सो आई होप दिस इज़ वेरी इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। नए लोगों के लिए तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस सीधे आप स्टार्टिंग के ही 30 मिनट में ले रहे हो, ठीक है ना। फॉर यू इट इज़ अ गोल्ड माइन, एंड आई होप कि आप इसको वेस्ट ना करो और इसी ही वे में आप प्रैक्टिस करते जाओ। टेस्ट अच्छे से लिखो, वहीं से शार्पन अप होगा, और कैसे पढ़ाई करना है ये भी आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि पढ़ते क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं, चैलेंजेस का कुछ कोर पकड़ते हैं, ठीक है ना, वे फॉरवर्ड का कुछ रिपोर्ट को। इसमें क्या था मतलब आपको पढ़ना, मतलब सबको सेकंड ARC पढ़ने की जरूरत थी क्या, मैंने ऐसे ही घुसा दिया उसको, ठीक है ना। गोस्वामी या फेडरलिज्म होगा, उसमें मैं सरकरिया कमीशन घुसा दूंगा, पुंछी कमीशन घुसा दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपको बात नहीं लिखनी है, आपको बात को जोड़ना है जो कोर थीम से इससे। तो ऐसे ऐसे मतलब देयर आर 1000 हैक्स, जो स्मॉल जो चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, वो मैं आपको बताते चल लूँगा। कंटेंट भी आपका एक तरह से इनरिच होते जाएगा, और फिर फास्ट थिंकिंग प्रोसेस होगा कि कैसे रेडीमेड टेम्पलेट आपके तैयार होने चाहिए। मेरे अधिकतर क्वेश्चन के टेम्पलेट पहले ही तैयार रहते थे, ठीक है ना। वो जस्ट ऑन द डे, एग्ज़ाम डे पर जब आप क्वेश्चन देखते हो 80% आपके तैयार हैं, वो बस 20% है ना क्वेश्चन से आपको उसको इसमें मतलब फिट इन करना पड़ता है, अलाइनमेंट लाना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑन द डे आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है ना, मतलब इट्स टू मच। वो भी ऐसा नहीं रहता कि एक पेपर ही रहता है, मतलब दे आर लाइक 7 पेपर्स, और वो 7 पेपर्स का डिमांड थोड़ा अलग अलग है। तो ऑन द डे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका बना बनाया टेम्पलेट होना चाहिए 80%, और बस वहाँ पर दिखे आपको एडजस्ट करके 20% करके ऑन द डे आपको करना है। अगर ये आप मैकेनिकली कर पाओगे रेजिमेंटेड वे में, देन नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी फेयर एग्जाम, वेरी प्रिडिक्टेबल एग्जाम, ठीक है ना। उस दिन कुछ खास इधर उधर नहीं होना होता है। इससे का होता है तो वो मैं आपको सेपरेट इससे का पूरा समझाते चलूँगा। सो आई होप यू एन्जॉयड इट, ठीक है ना। आई होप जितना मैंने इसको टाइम दिया इस क्वेश्चन को, वो आपके पूरे ब्लड में डिस्टिल हो जाए। एंड बी रेडी फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज, इज़ गोइंग टू बी ऑसम एक्सपीरियंसेस। पूरा यू शुड बी ऑन योर टोज, जो इस साल दे रहे हैं, जो अगले साल दे रहे हैं, ठीक है। सो गेट ऑन दिस बस, राइट टेस्ट फुल पैशन के साथ, जितना होगा फीडबैक जो दूंगा उसको एकदम ध्यान से सुनना, उस पर वर्क करना है। एंड आई शुड सी अ ग्रोथ इन वन टेस्ट टू अनदर टेस्ट, ठीक है ना। द टेस्ट शेड्यूल इज गोइंग टू बी आउट विथ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। सो बी रेडी, आई थिंक बाय मंडे यू विल बी राइटिंग योर फर्स्ट टेस्ट, ठीक है ना। तो आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एवोल्यूशन में हो, जब आप पहला टेस्ट लिखोगे और आपको लगेगा सही नहीं लिख रहे हो, और नेक्स्ट टेस्ट में 3-4 दिन होगा, तो वो 3-4 दिन है ना आप सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है ना। ऐसे आप बैठे रहोगे, कोई टारगेट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बस ऐसे कर रहे हो। तो 2026 पीपल ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, गेट ऑन दिस बस। वो रिगर को फील करो, वो रिगर आप फील नहीं कर पाओगे, सीधा फील करोगे अगले साल जून से लेकर के अगस्त तक, ठीक है ना, मेंस का। और तो आप बेटर है कि वो रिगर अभी ही फील कर लो, क्योंकि कुछ लोग फील करने वाले हैं, और मैं भी उस रिगर का पार्ट बनूंगा, क्योंकि आई विल बी कमिटेड टू दोज पीपल, ठीक है ना। सो यू ऑल्सो गेट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। और स्टे अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने सिविल सर्विसेज मेंस के लिए स्पेशली बनाया है। एवरीथिंग विल कम देयर ओनली, ठीक है ना। सो कीप चेकिंग दैट स्पेस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।